बैठ जाइए। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। पिछली क्लास तक हम Morning, sir. सर्कुलर मोशन में क्या तक पढ़ चुके थे? AN 80 तक हो गया था। देखिए केस लिखिए। मोशन ऑफ पार्टिकल हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मोशन ऑफ पार्टिकल हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हम उस मोशन को पढ़ेंगे जिसमें पार्टिकल कर रहा है, उसका जो टेंजेंशियल है कांस्टेंट है। शुरू करें। ये एक पाथ है जिस पे आपका पार्टिकल चल रहा होगा ऐसे, और ये माना जा रहा है कि उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को तो कांस्टेंट बोल नहीं सकते क्योंकि उसका डायरेक्शन तो हमेशा टेंजेंशियल होता है और टेंजेंट हमेशा चेंज हो रही है, तो वो चेंज तो हो ही रहा हो। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आप ये भी कह सकते हो कि स्पीड जो है वो चेंज हो रही है एट कांस्टेंट रेट। सबका मतलब एक ही है, स्पीड इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। इसका मतलब असल में ये है, और वो रेट 80 के बराबर है। मान लीजिए इस समय पार्टिकल की स्पीड u है। क्या बता सकते हो टाइम t बाद पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी कि वो यहाँ पहुंच जाएगा? आप बोलोगे सर हम ऐसे निकालेंगे, 80 होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो dv हो जाएगा 80 dt। ये है चेंज इन स्पीड इन dt इंटरवल। अब अगर दोनों तरफ इंडिकेट करें और 0 से t लिखिए और 80 अगर कांस्टेंट है तो यहाँ v माइनस 0 आ जाएगा, यहाँ 80t आ जाएगा। आप कह सकते हो कुछ वैसा ही फॉर्मूला जैसा हमने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा था, वैसा ही फॉर्मूला हमको यहाँ पे दिख भी रहा है, क्योंकि जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के केस में यही फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला उसके जैसा क्यों आ रहा है जैसा हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा था? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्ट्रेट लाइन मोशन में आपका जो एक्सेलरेशन है वो होता ही 80 है, क्योंकि an कितना होता है 0। याद आ रहा है आपको? अगर आप इस स्पीड को dt बाई dt लिख दोगे, आप जानते हो स्पीड का फॉर्मूला यही होता है dt बाई dt, तो dt आ जाएगा u dt प्लस at t dt। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यानी आपको ये भी मालूम पड़ गया कि t टाइम बाद कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल किया होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ना, जो आपको दिख रहा है, उस डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मिल चुका है। अगर आप इन दो इक्वेशन को यूज करो, जैसे कि ATT की जगह आप रख दो, तो आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा जो वहां पे भी आता था, वो ये रहा। याद आ रहा है आपको? इन दोनों को यूज करके, याद नहीं आ रहा वहां अपन करते थे 80 इंटू टी की जगह v माइनस यू रख देंगे। यहाँ पे एक टी बाहर ले लो, बचा जो उसको v माइनस यू लिख दो, तो सॉल्व करने पर यह आएगा। और अगर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को भी मिला लो तो एक और इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2at इंटू डिस्टेंस। ये रहा। इस सब में एक बात ध्यान रखना, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग पुट 80 with positive sign, if speed is decreasing put 80 with negative sign। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, स्पीड आपकी कभी नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव यहाँ पे केवल एक ही चीज हो सकता है, कौन? 80, वो भी जब स्पीड घटेगी तब। अदरवाइज 80 भी हमेशा किस में होगा? प्लस में होगा। ये सारे फॉर्मूले जो आपको दिख रहे हैं ये स्केलर क्वांटिटीज के हैं, इसमें कोई भी वेक्टर नहीं, डिस्टेंस वेक्टर नहीं होता 80 को छोड़ के। 80 जरूर वेक्टर है, बाकी सब कौन है? स्केलर। और 80 को भी अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मानो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो उसके हिसाब से तो वो भी एक स्केलर क्वांटिटी। चलिए कुछ सवाल करते हैं इन्हीं फॉर्मूलेस पर। लिख लो आप, फिर करते हैं।
अगर इस वीक हमारा ये चैप्टर खत्म नहीं भी हो पाया, मान लो 1-2 टर्न का रह गया, तो 1-2 टर्न का आपको वीडियो भेजा जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ अभी तो फिलहाल। और ईएमएफ और ईएमआई का तो अपन ने सोच ही रखा है, तो भेजना ही आपको। पढ़ लोगे तो बढ़िया ही, आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर जनवरी में एग्ज़ाम हो रहा है, पहला अटैम्प्ट ही, चांसेस तो कम है, लेकिन अगर हो रहा है तो ईएमआई एसी भी आपका ईएमएफ के साथ खत्म हो जाएगा दिवाली की छुट्टियों में। जब छुट्टियां लगेगी तब, मतलब फ्राइडे या सैटरडे को करवा देंगे। आपको अभी देखना है क्या? अभी तो टाइम ही नहीं है आपके पास, अभी क्या देखोगे? उसमें मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आपको पूरा लेक्चर डालने के बाद मैं आप असाइनमेंट भी लिख के भेज दूँ आपको साथ के साथ, कि लेक्चर 1 में ये असाइनमेंट है, लेक्चर 2 में ये है, लेक्चर 3 में ये है, डे वाइज असाइनमेंट, ताकि आप समझ जाओ कि ठीक है। उससे क्या होगा, आप करोगे तो क्वेश्चन भी कर पाओगे ना तो पूरा सारा देखने के बाद करोगे, उसमें तो होगा नहीं। यस सर। ठीक है ना, ऐसा कर देंगे उसको, ताकि वो समझ में आ जाए आपको कि हाँ करना क्या है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 3-4 लोगों का एक साथ 3 लेक्चर आपने पढ़े, अब सारे क्वेश्चन किसके आ गए, मैग्नेटिक फील्ड के, वो एक साथ दे दिए मैंने आपको कि मैग्नेटिक फील्ड का ये असाइनमेंट है। क्योंकि क्या है, 1.2 की स्पीड पे देखोगे आप तो उसको है, नोट्स भी बनाना है आपको, हाँ नोट्स भी बनाने ना यार, सही बात, फिर आप 1.2 पे नहीं देख पाओगे। उसके लिए मैंने आपसे कहा था ना कि जेपी प्लस बैच का कोई बच्चा मिला क्या आपको? हाँ वो तो है, खुद के नोट्स बढ़िया रहते हैं। चलो आगे बढ़े। तो आपको जिस स्पीड पे देखना हो देख लेना, पर देख जरूर लेना उसको। फिर आप जब वापस आओगे तो अपन सेंटर ऑफ मास, आरबीडी, एसएचएम, सबसे पहले उन्हीं को खत्म करेंगे। उसके बाद हमारा शेड्यूल तो कुछ और है, आप चाहोगे तो मॉडर्न फिजिक्स का भी ऐसे एक वीडियो बना के भेज देंगे, या ऑलरेडी किसी और बैच में पढ़ाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स आप इवनिंग में भी देख सकोगे, तो ये होगा कि आपका मैक्सिमम पोर्शन मॉडर्न फिजिक्स स्कोरिंग है ना, तो मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो चुका होगा फर्स्ट अटेम्प्ट तक। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर path of radius 2 upon pi meter. A particle is moving on circular path of radius 2 upon pi meter. Particle start from rest. Particle start from rest and its speed is increasing at constant rate. Particle start from rest. सर्कल पे ही चल रहा है बच्चों, लेकिन स्टार्ट कैसे किया है? फ्रॉम द रेस्ट, एंड इट स्पीड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। आफ्टर 2.5 revolution, आफ्टर 2.5 revolution, 2.5 मतलब 2 चक्कर और आधा चक्कर और, 2.5 revolution, speed of particle become 40 meter per second. Speed of particle become 40 meter per second. Determine the tangential acceleration. Determine the tangential acceleration or rate of change of speed. Determine the tangential acceleration or rate of change of speed. निकाली। क्या बोल रहे बेटा? Particle becomes, क्वेश्चन वापस से रिपीट करना है? yes sir. कहाँ से? शुरू से? नहीं सर, देखो, speed of particle particle start from rest. Particle start from rest whose speed is increasing at constant rate 2 upon pi meter. Determine the rate of change of speed और tangential acceleration. ये लास्ट लाइन थी। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि पार्टिकल 0 से शुरू हो रहा है सर्कल पर, और जब वो 2.5 रेवोल्यूशन कर देगा तब उसकी स्पीड आपको बता दी है 40 मीटर पर सेकेंड। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि किस रेट से उसकी स्पीड चेंज हो रही है, और रेडियस भी आपको दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है? 2 अपॉन पाई मीटर। तो लगाइए जो कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, अब बताइए क्या होगा इस सवाल का जवाब।
आपने अभी जो पढ़े ना इतने सारे फॉर्मूले, क्या आपको ये लगता है कि इनमें से कोई एक लग सकता है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास? 0। स्पीड और फाइनल स्पीड कितनी है? 40। 80 आपको पूछा जा रहा है। कुछ और दे रखा है क्या आपको? 2.5 रेवोल्यूशन दे रखा है आपको। 2.5 रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कितना डिस्टेंस? नया समझ में? एक रेवोल्यूशन का मतलब कितना डिस्टेंस होता है? 2πr होता है कि नहीं होता? और आपने तो 2 से भी ज्यादा रेवोल्यूशन कर रखे, 2.5 कर रखा है ना। तो क्या लिखूं? 2.5 को 5/2 लिख दूं? 2.5 को लिखेंगे 5/2। 5/2 रेवोल्यूशन। सबको समझ में आ गया है बात? कितना आ रहा है ये? 5πr। और r कितना है? 2/π। कितना आ गया ये? 10 मीटर। तो डिस्टेंस आपको मालूम है। अब बताओ कौन सी इक्वेशन लगाऊं? इतनी सारी इक्वेशन तो ढूंढ ही सकते हो आप। ये लगा दे, V square equal to लगा दो v स्क्वायर इजिकल्स टू u स्क्वायर प्लस 280 t। सॉल्व करो। u आपको पता है, v आपको पता है, डिस्टेंस आपने निकाल ली है, 80 आपको निकालना है। तो 80 तो आपका निकल ही जाएगा। समझ गए? आसान सवाल था ना ये। अगला सवाल लीजिए। कुछ भी पूछ सकता था, कितने टाइम में इसकी वेलोसिटी 40 होगी? निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? चलो एक और सवाल लो। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। A particle is moving on circular path and its speed is increasing at constant rate. A particle is moving on circular path and its speed is increasing at constant rate. Its speed is increasing at constant rate. Radius of circle is 3/pi meter. Radius of circle is 3/pi meter. In 20-second duration, in 20-second duration of particular interval, if in 20-second duration of particular interval, particle reaches from A to B as shown in figure. डायग्राम में आपको दिखा रखा है, ए और बी डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट है और पार्टिकल ए से बी तक पहुंच गया है। पार्टिकल यहां से रवाना हुआ और आपसे बोला जा रहा है कि पार्टिकल ए से बी पहुंच गया। कितने टाइम में? 20 सेकेंड। ये एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, एक 20 सेकंड का आपको ड्यूरेशन दे रखा है जिसमें पार्टिकल ए से बी तक पहुंच गया। डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस ड्यूरेशन। डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस ड्यूरेशन। डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस ड्यूरेशन। निकालिए। डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस ड्यूरेशन। क्या आप ये बता सकते हो कि एवरेज एक्सेलरेशन निकलता कैसे? अगर आप में से किसी को भी याद हो तुम बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? So v minus u upon delta t. V final minus V initial एवरेज upon एक्सेलरेशन ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ कैसे निकालते हैं? So v minus u upon delta t. वेरी गुड। हम सब जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। अभी आपका वेलोसिटी इस तरफ है और थोड़ी देर बाद वेलोसिटी इस तरफ होगा। आपको इन दोनों वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा? माइनस और अपॉन टाइम। टाइम तो आपको पता ही है 20 सेकेंड। कर दो। आप बोलोगे इसे कैसे करें? देखो, ये मानते हो ना ये दोनों अलग अलग स्पीड होगी, या आप मानते हो सेम होगी? तुम बताओ कैसे मालूम पड़ा अलग अलग होगी? हाँ, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि स्पीड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। तो ये तो कंफर्म है कि ए से बी का जो 20 सेकंड का ड्यूरेशन होगा उसमें स्पीड का वैल्यू v1 से v2 हो गया हो। अगर आप इन दोनों वेक्टर को माइनस भी करोगे तो आप बताओ माइनस कितना आएगा? दो वेक्टर आपके सामने, दोनों का माइनस करना है, क्या ये ऐड हो जाएंगे? मैंने ऐड क्यों किया? सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों वेक्टर जब विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका माइनस ऐड ही हो जाता है। ये हो गया। अब v2 प्लस v1 कहाँ से लाएंगे ये बताओ। हाँ तुम बताओ कहाँ से? इस वाले फॉर्मूले से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारा दिमाग क्लिक कर गया एकदम से, ये बहुत अच्छी बात है। इस बच्चे के दिमाग में ये आया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमको पता ही है। कैसे पता है? हमें r पता है ना,
तो आधे का तो हम डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं, पाई आर हो जाएगा। तो पाई इंटू 3/पाई से कितना आ गया 3 मीटर। अब डिस्टेंस होता है u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। किसी भी ड्यूरेशन में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो दोनों ड्यूरेशन के इनिशियल और फाइनल की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, वो आपके पास है v1 और v2। किसी भी टाइम t ड्यूरेशन में अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो आपको उस ड्यूरेशन के स्टार्टिंग की वेलोसिटी और उस ड्यूरेशन के आखिर की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। दोनों वेलोसिटी का सम अपॉन 2 इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आपको मिल ही जाएगा। वो मिल गया है वहां पर, राइट। v1 प्लस v2 की वैल्यू उठा के रख दो, फटाफट आ जाएगा आंसर। v1 प्लस v2 हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 3 इंटू 2, टाइम कितना है अपने पास 20 सेकंड। इसको ऑफ में रख दो, आपका आंसर आने वाला है। क्या आप सबको ये सवाल समझ में आया बच्चों? इस सवाल की खास बात ये थी कि आपको स्पीड किस रेट से बदल रही है वो तक नहीं पता था, और फिर भी आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा। चालाकी भरा सवाल था। इसमें एक और चालाकी है कि आपको डिस्टेंस का वो फॉर्मूला याद होना चाहिए u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। वो याद नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा आपके। क्या आप सबको ये सवाल समझ में आ गया बच्चों? Yes, आइए sir. अगला सवाल लेते हैं। A particle is moving with constant speed। पहली बार स्पीड कांस्टेंट ले रहा हूं। A particle is moving with constant speed of 40 meter per second on a circle of radius r, on a circle of radius r। r नहीं बता रखा आपको कितना है, पर है एक r। The time period of circular motion is 2 year। 2 साल लग रहे हैं इस पार्टिकल को एक पूरा चक्कर लगाने। आप चाहो तो मंथ भी ले सकते हो, चाहो तो सेकंड भी ले सकते हो, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड में। कर लोगे कन्वर्ट? डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कल निकालो। लल्लू क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कल। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा आपसे। ये बताओ जब एक कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव करेगा तो पूरा एक चक्कर काटने में समय कितना लगेगा? सर स्पीड आप बोलोगे सर ये होता है फॉर्मूला तो, पर इस फॉर्मूले में ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी ना जब आपकी स्पीड कांस्टेंट है, तो अब फॉर्मूला ये चलेगा। और ऐसे में एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, राइट? टाइम कितना आ जाएगा 2 r बाई वी। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 r बाई वी। अब याद करिए हमने सैटेलाइट के मोशन जब पढ़े थे तब भी तो ये फॉर्मूला लिखा था टाइम पीरियड का 2 r बाई वी। तो ये तो आपको याद ही था, बस यहाँ से r निकल जाएगा। टाइम को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो आप कर लोगे ऐसा हम मान के चलते हैं। टाइम आपको सालों में दे रखा है ना, उस सालों को किस में कन्वर्ट करोगे आप? सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले 365 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 24 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 360। आता है ना ये सब? तो ठीक है, तो लिख लो ये सब आता है हमको। कन्वर्ट नहीं आता तो गूगल पे सर्च करना कन्वर्टर ईयर से सेकंड कैसे बनता है, मिल जाएगा। ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी चीज आज की तारीख में नहीं है। स्पीड कितनी थी? बोलने से सब मालूम पड़ता है, पता है ना आपको ये बात? ठीक है, बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? सर स्पीड कितनी थी स्टार्टिंग में? सर कांस्टेंट स्पीड। बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही, वापस से बोलिए। सर टाइम पीरियड कितना था? टाइम पीरियड था 2 साल। सर स्पीड कितनी थी? स्पीड बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? सर स्पीड पूछ रहे हैं सर, स्पीड कितनी थी? 40 मीटर पर सेकंड। स्पीड था 40 मीटर पर सेकंड और टाइम पीरियड था 2 ईयर। स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड और टाइम पीरियड है 2 ईयर्स। ये दो चीजें आपको दे रखी थी और सवाल आपसे पूछा था मैंने कि आपको ये बताना है कि रेडियस कितना है। फॉर्मूला क्वेश्चन खत्म। आ जाएगा v t अपॉन 2 पाई। इसी में अगला सवाल, डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन। डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन ओवर 6 मंथ। निकालो 6 मंथ में एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा। डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन ओवर 6 मंथ। डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन ओवर 6 मंथ। 6 महीने के ड्यूरेशन में एवरेज एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ।
0 क्यों होगा? उससे क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। ये बताओ 6 मंथ में पार्टिकल कितना चल जाएगा? भाई 2 साल में एक चक्कर लगाता है ना। 1/4. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 मंथ में कितना चक्कर लगा लेगा? 2 ईयर का मतलब समझ गए? 1 साल में, ऐसे सिंपल भाषा करे, 1 साल में कितना? आधा चक्कर, है ना। तो 6 में कितना? उसका भी आधा। कितना हुआ? 1/4 रेवोल्यूशन। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 6 मंथ का मतलब कितना ईयर होता है, कन्वर्ट कर लो। 1 साल में इतना, तो 6 मंथ में कितना? तो ये आ जाएगा 1/4 चक्कर। सबको समझ में आ गया कि बच्चों चक्कर कैसे निकाला मैंने? अब आप बताओ 1/4 चक्कर का मतलब पार्टिकल यहाँ से कहाँ तक गया होगा? 1/4 का मतलब पार्टिकल यहीं तक आया होगा ना, राइट। तो यहाँ वेलोसिटी ऐसी रही होगी उसकी 40, और यहाँ वेलोसिटी ऐसी रही होगी 40। क्या आपको लगता है वेलोसिटी वेक्टर चेंज हुआ है इस 6 मंथ के ड्यूरेशन में? क्या आपको लगता है वेलोसिटी वेक्टर में चेंज आया है? आप बताओ, क्या आपको लगता है चेंज आया है? कैसे लगा आपको, बताओ। डायरेक्शन चेंज आया है। क्या आप इन दो वेक्टर को माइनस कर सकते हो? अगर आपको कभी भी दो वेक्टर माइनस करने हो ना, उसका मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो फटाफट। ये होता है कि नहीं होता? अब बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90। तो हमारा इसमें 90. फॉर्मूला आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। बाकी टर्म तो खत्म हो गए ना 90 होने के कारण। कितना आ गया ये आ गया आपका चेंज इन वेलोसिटी। आपको ये मालूम पड़ गया कि वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा, वो आपने निकाल दिया 40√2। और टाइम आपको पता ही है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता है, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। टाइम कितना है? आप बोलोगे सर टाइम हमको क्या पता कितना है, लिखा हुआ तो है 6 मंथ। इस 6 मंथ को आप किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड में करो आप, तो क्वेश्चन खत्म करो। टाइम आपको दे रखा है बच्चों 6 मंथ। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये कतई नहीं है कि एवरेज एक्सेलरेशन 0 ही होगा। हो भी सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं डिटरमाइन एवरेज एक्सेलरेशन इन 4 इयर्स, बताओ। 4 ईयर में एवरेज एक्सेलरेशन कितना है? बताइए। डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन इन 4 ईयर, बताओ। है ना, एवरेज एक्सेलरेशन जब 4 ईयर में निकालोगे तो 4 साल बाद भी आपका वेलोसिटी वेक्टर सेम रहेगा जैसा पहले था। तो उस केस में एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0 आएगा। सबको समझ में आ गया है बात? बताइए, क्लियर है? अगले आप सब लोगों ने यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े फिर अपन। अब लिखिए एंगुलर क्वांटिटीज। एंगुलर क्वांटिटीज, एंगुलर क्वांटिटीज में हम कई सारी क्वांटिटीज पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखिए पहला शब्द है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। देखिए एंगुलर क्वांटिटीज आपको आरबीडी के अंदर भी पढ़ने को मिलेगी और यहाँ भी मिलेगी। तो यहाँ पे जितना आपको समझाएंगे लगभग आरबीडी में भी सेम ही चीज होगा। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? सबसे पहला सवाल तो ये। देखिए यहाँ पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का पढ़ेंगे, आरबीडी में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ी बड़ी बॉडीज का पढ़ेंगे। थोड़ा सा अंतर होगा, जैसे बॉडीज घूम रही है तो बॉडी कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है। यहाँ बॉडी तो घूमेगी नहीं, यहाँ कौन घूम रहा है? पार्टिकल। तो यहाँ का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? पार्टिकल का। और रिजिड बॉडी चैप्टर में किसका होगा? रिजिड बॉडी का, जिसको हम आरबीडी बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये समझिए कि ये एक पार्टिकल है और ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसे हम कह सकते हैं देखने वाला। इस पार्टिकल को कुछ देखने वाला होना चाहिए, तो ये ऑब्जर्वर है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ऑब्जर्वर। मान लीजिए ये पार्टिकल अभी यहाँ पर है, तो अभी इसके हिसाब से पोजीशन वेक्टर ये होगा इसका। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, जैसा कि आप देख सकते हो। मान लो ये पार्टिकल चल चुला के यहाँ आ गया,
ये पार्टिकल अब यहाँ पहुंच गया भाई, ऐसे मूव किया ये। कोई आपसे पूछे क्या इसका पोजीशन वेक्टर बदला है, आप बोलोगे हाँ सर बदला है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अब इसका पोजीशन वेक्टर ये है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या सिर्फ पोजीशन वेक्टर की लंबाई चेंज हुई है या आपको लगता है कि उसका ओरिएंटेशन भी चेंज हुआ है? ओरिएंटेशन भी चेंज हुआ है। इवन अगर आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा तब भी कोई ना कोई ऑब्जर्वर ऐसा होगा जिसको ऐसा लगेगा कि पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए पार्टिकल ऐसे ही चल रहा है, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, ये रहा ऑब्जर्वर, तो ये अभी पोजीशन वेक्टर है, थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ होगा, नया पोजीशन वेक्टर ये होगा। क्या आपका पोजीशन वेक्टर घूमता हुआ लग रहा है आपको? जब पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा तो ऐसा ही लग रहा है आपका पोजीशन वेक्टर लगातार घूम रहा है। जितना एंगल से वो घुमा है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर जब अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है, अपना इंक्लिनेशन चेंज करता है, जैसा वो है, अगर वो ऐसा या ऐसा घूमता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना वो घुमा है, यहाँ पे इतना घुमा है ना, इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या ये कंफर्म है कि जब भी पार्टिकल चलेगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा? ये कंफर्म नहीं है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। मान लो आपका ऑब्जर्वर अब ये हो, ये रहा आपका ऑब्जर्वर, आप बताओ पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है इनिशियल? आप बोलोगे सर इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो ये रहा, और थोड़ी देर बाद आपका पार्टिकल कहीं और पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंच जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि अब पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आप बोलोगे अब पोजीशन वेक्टर पहले से लंबा हो गया। तो पोजीशन वेक्टर तो बदला है, मतलब पार्टिकल डिस्प्लेस तो हुआ है, लेकिन अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो वो कहाँ चेंज हुआ? तो आप बोलोगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, नो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कोई भी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से ही मालूम पड़ेगा कि पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहली चीज तो आप सबको ये समझ में आ गई कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या। अब एक और चीज आपको समझनी है। मान लो आप यहाँ खड़े हो, पार्टिकल यहाँ है, पहले पार्टिकल यहाँ गया और वो यहाँ पे इस तरफ गया, लेट्स से 70 डिग्री से इस तरफ चले गया। फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा और इस बार जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका वो 70 से कम हो रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि कितना हुआ फर्दर, आप बोलोगे 30 डिग्री। मैं आपसे एक बात पूछूं, उसका जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर था वो ये था, पहले वो ऐसे घुमा यहाँ तक गया, तो ये उसका इंटरमीडिएट वाला है, और फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है। क्या बता सकते हो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास 40 इनिशियल डिग्री। पोजीशन पता है, फाइनल पता है, क्या आप देख के नहीं बता सकते कितना हिला है अपनी जगह से? आप सो बोलोगे 40 डिग्री। तो आपने क्या किया? आपने नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपके पास दो डिस्प्लेसमेंट थे। पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था? 70, और दूसरा वाला कितना था? 30। लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है ना वो एक जैसा नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेक्टर का जो सेंस है वो ऐसा होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होता। वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो क्या किया गया कि अगर कोई वेक्टर ऐसा सेंस है उसका, तो वेक्टर अंदर की तरफ माना जाएगा, और अगर किसी का सेंस ऐसा है तो उस वेक्टर को आउटवर्ड माना जाएगा। ये माना जाएगा, ऐसा मानते हैं, समझ गए? तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ये है एक वेक्टर, ये है दूसरा वेक्टर, और दोनों सेम नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर 70 डिग्री बाहर की तरफ है तो 30 डिग्री अंदर की तरफ है। बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपके हिसाब से? 70 माइनस 30 कितना? 40। ये जो 40 आ रहा है इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है ना, अगर ये बाहर की तरफ है तो ये ऐसा होगा, आपको भी दिख रहा होगा ये ऐसा ही आ रहा है, राइट? तो एक और खास बात मालूम पड़ी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर होता है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है। आज जब आरबीडी पढ़ोगे तो आपको ये बताया जाएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी भी रूप में वेक्टर नहीं है, क्योंकि अगर ये वेक्टर होगा तो आप समझना इस बात को, आप 70 माइनस 30 की जगह पहले -30 ऐड कर लो, प्लस 70 करो, तब भी ये आ रहा है ना। आपको पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता है, वेक्टर की प्रॉपर्टी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब सारे डिस्प्लेसमेंट एक ही प्लेन में होते तब तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, यानी आप 70 में 30 को ऐड करो या 30 में 70 को, एक ही आंसर आए।
लेकिन अगर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक प्लेन में नहीं हो रहा है, अलग अलग प्लेन में हो रहा है, पार्टिकल इस प्लेन के बाहर भी घूम रहा है या बड़ी बॉडी आपके पास वो घूम रही है, तो उस केस में आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टोरियल सम है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। मैं आपको एक केस आपको दिखाता हूँ, जगह है मेरे पास थोड़ी सी, उसके बाद आपको लिखा देंगे ये सारी चीजें, देखना आप। मान लो ये एक पॉइंट है जो कि इस रॉड पे लगा रखा है मैंने, ये रहा एक पॉइंट, मैं इसको दो डिस्प्लेसमेंट दूंगा आपके सामने। पहला डिस्प्लेसमेंट मैं आपको दूंगा इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में नेगेटिव का। बताओ ये रॉड किधर आ जाएगी? इसको मैं θ1 लिख रहा हूँ, किधर आ जाएगी? आप बोलोगे से इधर आ जाएगी, जानते हो ना, ये पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा। अगला डिस्प्लेसमेंट जो मैं इसको दूंगा वो इस एक्सिस के अबाउट किधर पहुंच जाएगी? तो अगर आप अगला डायग्राम बनाएंगे तो आप बोलोगे ये उस तरफ घूम गई और वो यहाँ पहुंच गई। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो आपका ये पॉइंट फाइनली कहाँ पहुंच गया? वहां पहुंच गया। पहले कहाँ था? यहाँ था, अभी कहाँ है? यहाँ है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके हिसाब से कितना हुआ? 90 डिग्री। वो भी किस डायरेक्शन में? फैक्टर बताओ किधर आएगा? इधर आएगा, है ना। अब उल्टा करते हैं, आपने कहा कि सर ये θ1 है, ये θ2 है, दोनों का सम आपने बता दिया इतना आएगा। उल्टा करने का मतलब समझते हो? अब पहले θ1 नहीं करेंगे, अब पहले क्या करेंगे? θ2 फिर θ1 ऐड करेंगे। तो अगर मैं इसी रॉड को पहले θ2 में घुमाता तो क्या होता? देखना आप, अगर इस रॉड को आप ऐसे घुमाओगे पहले तो ये पॉइंट तो यही रह जाएगा। आपकी रॉड घूम गई, इस एक्सिस के अबाउट घुमाया ना आपने, तो पॉइंट तो ये रह गया। उसके बाद आपने कौन सा डिस्प्लेसमेंट दिया? θ1। ये दोनों एक प्लेन में नहीं है, आप देखो, एक इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, एक ऐसे घुमा रहे हो, एक ऐसे घुमा रहे हो, अलग अलग प्लेन में घूम रहे। अब अगला डिस्प्लेसमेंट अगर देने वाले हो वाई वाला, ऐसे घुमाओगे ना इस रॉड को ऐसे, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगी आपकी रॉड, यानी ये घूम के ऐसे आ जाएगी यहाँ पे। अब आप बताओ इस केस में आपका नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर ऐसा आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही अलग आ रहा है। कहाँ पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी तरफ आ रहा था, अगर यू देखे वेक्टर तो, और अभी देखोगे तो ये इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि θ1 प्लस θ2 इज नॉट इक्वल टू θ2 प्लस θ1, खास तौर से तब जब आपके डिस्प्लेसमेंट अलग अलग प्लेन में हो रहे। तो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप केवल कब वेक्टर मान सकते हो? जब सारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहे हो? एक प्लेन में हो रहे हो। आप अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? सर्कुलर मोशन। यहाँ पे जितने भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, इसलिए इस चैप्टर में आप सर्कुलर मोशन को क्या मान लो, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप क्या मान लोगे? वेक्टर। पर आरबीडी में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर केवल तभी मानेंगे जब बॉडी एक ही प्लेन में रोटेट कर रही है। तो इस बात को भी आप लिखेंगे, पर पहले लिखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लिखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल with respect to any observer, angular displacement of particle with respect to any observer, angular displacement of particle with respect to any observer or frame is defined as change of orientation of position vector of particle, change of orientation of position vector of particle with respect to that observer, change of orientation of particle पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। देख लिया आप लोगों ने ये बात? अगला पॉइंट लिखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो तो वैसे भी हर डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, यहाँ भी करता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप अलग अलग फ्रेम से देखोगे ना तो उसी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दिखेगा? अलग अलग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, angular displacement if occur, angular displacements if occur in single plane, angular displacements if occur in a single plane are considered as vector, are considered as vector, are considered as vector because it follow commutative property of vector addition, because it follows commutative, ये जो प्रॉपर्टी आपको बताइए ना a प्लस बी बी प्लस है, इसका नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, बिकॉज इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन इन सच केस, इन सच केस। तो इस केसेस में आप कह सकते हो कि आप इनको क्या मान सकते हो? वेक्टर मान सकते हो। अभी लिखिए, दीज वेक्टर आर एक्सियल वेक्टर,
दीज वेक्टर आर एक्सियल वेक्टर। आगे चल के टॉर्क भी आएगा, वो भी एक्सियल वेक्टर होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, वो भी एक्सियल वेक्टर होगा। जिनमें सेंस होता है ना घूमने का, वो सारे वेक्टर कैसे वेक्टर होते हैं? एक्सियल वेक्टर। उनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता, उनका डायरेक्शन अंगूठे से आता है, अंदर या बाहर की तरफ। लेकिन सेंस किससे होता है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से। अब आप ये जो भी दिख रहा है ये लिख लो आप। इट इज अ एक्सियल वेक्टर, AXIAL, axial vector. They are axial vector, AXIAL. ऐसे बहुत सारे एक्सियल वेक्टर होते हैं, ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। जैसे आप यहां तक लिख लो, मुझे बताना आपने लिख लिया ताकि हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े? Yes, sir. आपने लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब लिखिए एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का पता है हम क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। इसका नाम ओमेगा है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब ये एंगुलर वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? क्या होती क्या है? पहले बात तो ये है, जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये सवाल भी उठेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना तेजी से होगा। तो जिस तेजी से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिस तेजी से इसका पोजीशन वेक्टर अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है, उस स्पीड को, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। देखिए आप, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज rate at which, angular velocity of the particle is defined as rate at which, the rate at which orientation of position vector, orientation of position vector is changing, rate at which orientation of position vector is changing with respect to the observer or frame of reference, with respect to the observer or frame of reference, the rate at which orientation of position vector of particle is changing with respect to observer or frame of reference is known as angular velocity of particle with respect to that frame. सब कुछ एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में होगा। ये तो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ लिया था कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी वेलोसिटी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तहत होती है। ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, जितनी भी टर्म इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, वो सारी की सारी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होती है। समझ गए? ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? अब यही एक चैलेंज है। वैसे मैं आपको बता दूं एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, पहले एक बार समझाए थे। मान लो पार्टिकल ऐसे चल रहा है, पार्टिकल यहाँ आ गया और फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लगातार घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? तो किसी भी मोमेंट पे मान लो वो इतना घूम चुका है, लेट्स से थीटा घूम चुका है, तो एंगुलर वेलोसिटी है ना डी थीटा बाई डी टी होता है। थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है? डी टी इंटरवल में थीटा कितना चेंज हुआ? डी थीटा, तो डी थीटा बाई डी टी कहलाएगा ओमेगा। ये रहा आपका पार्टिकल, पार्टिकल ऐसे चल रहा है आपका, तो पोजीशन वेक्टर लगातार घूमता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो कितना तेजी से पोजीशन वेक्टर घूम रहा है उसको हम लिख रहे हैं डी थीटा बाई डी टी, दिस इज ओमेगा। कई बार एग्जामिनर आपको थीटा देगा और आपसे पूछेगा ओमेगा बताओ, तो आप डिफरेंशिएट कर देना। तो बड़ा सवाल ये है कि डी थीटा बाई डी टी तब तो हम निकाल सकते जब थीटा हमको दे रखा होगा। मान लो हमको थीटा दे दिया 6t स्क्वायर प्लस 3, डिटरमाइन ओमेगा। ये तो बड़ा लल्लू क्वेश्चन हो गया आपके लिए। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड निकाल लोगे, कितना होगा? 24 रेडियन पर सेकेंड। थीटा की यूनिट रेडियन में होगी, ठीक है।
और ओमेगा की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। ये तो बड़ा आसान है, जब आपको थीटा दे रखा हो तब तो ओमेगा निकालना बड़ा आसान है, पर हमारी किस्मत में हमेशा ऐसा होता नहीं है। अब मैं आपको वो केस बताता हूँ जो आपको थीटा दे ही नहीं रखा। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि थीटा टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, तब भी आप निकाल सकते हो डी थीटा बाई डी टी। हाउ, देखिए, मान लीजिए एक पार्टिकल इस लाइन में चल रहा है, मैंने अपनी इच्छा से एक लाइन मान ली जिससे पार्टिकल चल रहा है और ये उसकी वेलोसिटी है, और यहां से एक बंदा देख रहा है उसको, ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर के हिसाब से उसका पोजीशन वेक्टर लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पार्टिकल जाएगा तो पोजीशन वेक्टर यहाँ आ जाएगा, पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो पोजीशन वेक्टर आपके सामने लगातार आपको चेंज होता हुआ दिख रहा हो, दिख रहा है ना। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी घड़ी में समय हो रहा है टी, तो थोड़ा सा समय बीतने पर ये पार्टिकल कुछ तो आगे जाएगा, मान लो ये इतना आगे चलेगा, a इज इक्वल टू टी प्लस डी टी। क्या बता सकते हो a से b तक की डिस्टेंस कितनी होगी, v dt। कैसे लिखा मैंने, इससे पहले भी कई बार लिखा है, नई बात नहीं है। वेलोसिटी v दे रखी है तो dt इंटरवल में नहीं चलेगा। क्या dt इंटरवल में ये बहुत ज्यादा चल गया होगा, हल्का सा, आपको दिखाया बहुत बड़ा है, असलियत में इतना चला है, देख लो आप, दिखा आपको, असलियत दिख गई आप सबको, ये देखिए तो वापस दिखाते हैं, असलियत में ये इतना चला है, देखा ना, बहुत मुश्किल है देखना, ये बहुत छोटा चला, आपको बड़ा दिखा रहे हैं। अब ये बताइए क्या इसके चलने से पोजीशन वेक्टर में थोड़ा सा भी चेंज आया होगा ओरिएंटेशन में, आप बोलोगे लेंथ भी थोड़ी चेंज हुई होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुई होगी, लेकिन ये तो मानते हो ना कि ओरिएंटेशन चेंज हुआ है। ये ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ये बहुत हल्का सा चेंज हुआ है, इस हल्के से को हम बोलते हैं डी थीटा। तो आप कह सकते हो कि इन डी टी इंटरवल ये इतना चला है कि इसका ओरिएंटेशन से घूम गया डी थीटा से, बस मुझे डी थीटा अपॉन डी टी निकालना है, राइट। सबको समझ में आ रहा है। मान लो ये एंगल आपको दे रखा है अल्फा, अल्फा की जगह फाई लिख लो, फाई, अल्फा बाद में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तो मैंने फाई लिखा, इसको समझ में आ गया। अब इस लेंथ को कैसे निकाले, कुछ कैलकुलेशन करते हैं आपके सामने। देखो मैं यहाँ से अगर एक ऐसा आर्क बनाऊं, बना सकता हूँ ऐसा आर्क, तो ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये भी आर ही होगी यहाँ तक की, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, आप इसे डी आर भी कह सकते हो, डी आर कह सकते हो ना इसे आप, तो ये तो आर है ना। ये बताओ ये लेंथ कितनी आएगी, अगर मैं इसको ए सी लिखूँ तो व्हाट इज ए सी, आप बोलोगे सर आर थीटा, कोई डाउट हो तो बताओ किसी को, है किसी को डाउट इसमें। ठीक है, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, ये जो मैंने आर्क बनाया है जिसका रेडियस आर के बता रहा हूँ, ये बहुत छोटा सा आर्क है, तो अगर डायरेक्ट भी जोड़ दूंगा तो ऑलमोस्ट सेम ही लेंथ आएगी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर लेंथ है, ये बात सबको समझ में आ गई, परपेंडिकुलर कैसे आया। देखो ये कितना है डी थीटा, ये दोनों एंगल कितने कितने होंगे 90 माइनस डी थीटा बाई 2, पहले बात हो चुकी है ना, ऑलमोस्ट कितने आएंगे 90 आएंगे, याद नहीं आ रहा आपको ऐसा कुछ, 180 माइनस डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 90 माइनस डी थीटा बाई 2 आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हो आप 90। अब आप बताओ ये लेंथ कितनी आ रही है यहाँ से यहाँ तक की एसी लेंथ, नहीं ये जो आपने लिखा वो नहीं, ये डिस्टेंस ऑफ वीडीटी है ना ए बी। अब ए बी और ए सी के टर्म में बताओ कितनी आ रही है, चलो ये बताओ, ये 90 है ना, ये 90, ये एंगल ऑलमोस्ट कितना होगा 5। आप बोलोगे सर ऑलमोस्ट 5 कैसे हुआ, सोच के बताओ कैसे हुआ। ये दोनों लाइन जो दिख रही है आपको ये वैसे पैरेलल नहीं है, लेकिन इनके बीच में एंगल है कितना ऑलमोस्ट 0, तो आप इनको पैरेलल मान सकते हो, और अगर पैरेलल मान लोगे तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, लगभग बराबर हो जाएंगे, मानते हो इस बात को। अब बताओ इससे कितना आएगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, बीपी है वी डी टी ए सी हो जाएगा वी डी टी साइन 5, एग्री, बोलिए सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं ए सी की वैल्यू 2 आ गई है आर डी ईटा, इधर से वी डी टी साइन 5, तो यहाँ से डी ईटा बाई डी टी कितना आ रहा है देख के बताओ, आप बोलोगे वी साइन 5 डिवाइडेड बाई आर, एग्री। अब ये जो मैंने निकाला है इसको कैसे करना है वो देखिए, देखना भाई करना है। अगर एक पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ है और आपको इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा निकालना है, तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी के 2 कंपाउंड लेने पड़ेंगे, वैसे एक से ही काम हो जाएगा, एक इस दिशा में और एक इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये आता है वी साइन 5, मैं इसे वी परपेंडिकुलर बोलूंगा, और इसे क्या बोलूंगा मैं वी पैरेलल, जो कितना आएगा वी कॉस 5, एग्री।
अब जो घुमाने वाला ओमेगा है ना वो इससे आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि ओमेगा कितना होगा तो आप बोलोगे वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आर, खत्म। जिसको आप वी साइन फाई डिवाइडेड बाई आर कह सकते हो। समझ में आ रहा है कि सबको? आपके सामने पूरी डेरिवेशन किया है, अब इसमें रटने जैसा कंसेप्ट नहीं है, पूरा डेरिवेशन आपके सामने, आपको ये समझा सकते हैं कि ये घुमाएगा, ये क्या करेगा, ये आर को बढ़ाएगा। आप खुद देखना, क्या आपको लगता है आर बढ़ गया है कुछ? तो बताओ सी बी कितना है, डी आर, ये डी आर कितना आएगा वहां से देख के बताओ, वी डी टी कॉस फाई, नहीं आएगा क्या? दोनों को बराबर कर दो, जब दोनों को बराबर करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि डी आर बाई डी टी कितना आ रहा है, वी कॉस फाई। वैसे भी आप जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तो आपको मैंने डी आर बाई डी टी निकालना सिखाया था, शायद आप भूल गए हो। क्या सिखाया था बताओ? अगर एक पार्टिकल चुपचाप पड़ा हुआ है और एक के पास वेलोसिटी इस तरफ है, ये एंगल अल्फा है, उस समय मैंने आपको डी आर बाई डी टी का फॉर्मूला क्या बताया था? आप में से यहाँ कोई बच्चा ऐसा है कि जो मुझसे पढ़ा हुआ है काइनेमेटिक्स? हाथ खड़ा करो, खड़ा हो जाओ तुम। ये बताओ, अगर एक की वेलोसिटी इस तरफ है v1, एक की v2 है, ये φ1 है और ये φ2 है, तो बताओ डी आर बाई डी टी क्या आएगा? बोलो फटाफट। जो पढ़ा हुआ है पहले वो बोलेगा, जो नहीं पढ़ा हुआ बाद में बोलेंगे। बोलो, याद नहीं है? ऑनलाइन वाले बच्चे आप में से किसी को याद है क्या? v2 cos phi 2 minus v1 cos phi 1। देखो इसका कंपोनेंट भी अलोंग लेंगे, Yes, sir. माइनस v1 cos φ1 हो जाएगा, और ये दूर जा रहा होगा तो इसको प्लस करेंगे। इतनी बार तो आपको ये बता चुके हैं, कैसे अटक जाते हो आप। इवन ग्रेविटेशन के अंदर ही मैंने आपको डी आर बाई डी टी वापस से बताया था, फिर भी आप भूल जाते हो। तो इच्छा होती है कई बार बताया ना जाए ज़्यादा, कि ज़्यादा बताना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। डायरेक्ट लिखा सकता था मैं ये फॉर्मूला, ये समझाने की जरूरत क्या थी आपको? जब आपको कुछ याद ही नहीं रहता तो समझाने की भी जरूरत क्या है? सर याद है, सर याद है, याद है। वी साइन फाई, इससे क्या बहुत दुख होता है, फिर छोड़ो यार, देख लो आप फटाफट। तो कंपोनेंट कौन सा निकालोगे हमेशा आप? आर के परपेंडिकुलर, समझ गए? परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर से आपको ओमेगा मिलेगा। ओमेगा का डायरेक्शन ही मिल जाएगा। देखो ऐसे फील करो, ये वाला जो दिख रहा है ये किधर घुमाएगा इसको, इधर की उधर? ऐसे ही घुमाएगा ना इस तरफ, तो ओमेगा ऐसा हो जाएगा। समझ गए? वी परपेंडिकुलर विल डिसाइड ओमेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वी पैरेलल क्या डिसाइड करता है? कि आर कितना तेजी से चेंज हो रहा है। कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज डी आर बाई डी टी, तो आप बोलोगे वी पैरेलल। अलोंग वाला कंपोनेंट निकाल देना, उससे आपको आर कितना तेजी से चेंज हो रहा है ये मिल जाएगा। आर मतलब लेंथ, सेपरेशन। तभी तो हम कहते थे कि मैक्सिमम सेपरेशन मतलब डी आर बाई डी टी कितना, 0। उस समय बोलते थे कि वेलोसिटी आर के क्या हो जानी चाहिए, परपेंडिकुलर। कुछ याद नहीं आ रहा आपको? ग्रेविटेशन में पढ़ा था आपने ऐसा कुछ? पार्टिकल को किधर घुमाना है? पार्टिकल तो चल रहा है, पार्टिकल घूम ही रहा, पार्टिकल चल रहा है। हम देख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर घूम रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है? चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। देखो तो देख लिया आप सब लोगों ने? फटाफट लिखिए। पुरानी चीजें याद होनी चाहिए आपको। बहुत मुश्किल है, हालांकि इतना कुछ कैसे याद करेंगे आप, सबसे बड़ा हेडेक तो ये है। लेकिन जो याद रखता है ना, सिलेक्शन उसी का होता है, ये भी एक फैक्ट है। और यही कारण है कि सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होता है। मतलब बहुत मेहनत है, बहुत तपस्या कर रहे हो अभी, आपको पता नहीं है, आप जबरदस्त तपस्या कर रहे हो, तो इसका फल आपको बाद में मिलेगा। सारी चीजें याद होगी, वही तो सबको हरा पाएगा, वही तो आगे निकलेगा। जिसको कुछ चीजें याद नहीं रहेगी वो क्वेश्चन कर नहीं पाएगा एग्जाम में। देख लिया सबने?
पानी चाहिए था, पानी थोड़ा सा गुनगुना चाहिए। हाँ, लिख लिया क्या सबने? बोलो फटाफट। यस सर। लिख लिया? ओके। कभी कभार ऐसा भी होगा कि दोनों पार्टिकल चल रहे होंगे और आपको एक का ओमेगा दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल, ये इस तरफ चल रहा है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री, इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, और इसका भी एंगल जो है वो आपको दे रखा है 53 डिग्री। मेरा आपसे क्वेश्चन है ओमेगा 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 आपको निकालना है, 2 मीटर का सेपरेशन के बीच में। जब आपसे कोई ये पूछेगा कि दोनों पार्टिकल चल रहे हैं और आपको एक पार्टिकल का ओमेगा दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो तो आपको ऑब्जर्वर हो गया। तो इस ऑब्जर्वर को उसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी? पहला सवाल तो ये, जितनी है उतनी दिखेगी या कुछ और दिखेगी? आपको याद है रिलेटिव मोशन में जब आप इस पे बैठ के देखोगे तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके उस पे चिपकाओगे, सारा आपको। तो वेलोसिटी जो इसकी दिखेगी, अगर मैं लॉजिकली देखूं तो इसका उल्टा यही कर देते हैं, उसको वहीं चिपकाए थे, दे दे, ये वेलोसिटी उसको दिखेगी। किसको? 1 को, जो दिख रहा है 2 को। 5 आ रही है, दिख रहा है? अब जो वेलोसिटी इसको देखते हैं 10 और 30, इन दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट आपको इस आर लाइन के परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, और वो परपेंडिकुलर करने के बाद डिवाइडेड बाय आर करना, क्या मिल जाएगा? आप ऐसे बोल सकते हो सर ये आएगा, इसका भी कंपोनेंट लेंगे और जो ब्लैक वाला है उसका भी कंपोनेंट ले लेंगे, और दोनों का कंपोनेंट जो आएगा उनका सम करेंगे तो वी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर। समझ में आ रहा है? अब होता क्या है, एक बच्चे को जो सबसे ज्यादा मुश्किल क्या आती है, बच्चे मतलब आपकी बात हो रही है, इसको उल्टा करके वहां चिपकाना, इस क्वेश्चन में थोड़ा भारी लगता है। तो मेरी सलाह है कि अभी मत चिपकाओ, एक काम करो, कंपोनेंट यही ले लो पहले से ही, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को चिपकाओ सीधे। ये 10 दिख रहा है, इस 10 का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, कितना आएगा, और इसका भी एक कंपोनेंट इस तरफ कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है ना, ठीक है। अब जब ये देखेगा तो इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ये तो ना दिखेगी, ये भी नहीं दिखेगी, इसे रिलेटिव दिखेगी। तो इसे क्या दिखेगा, इसका उल्टा कर दो और यहाँ चिपका दो, ये ऐसे दिखेगा। तो समझ में आया? जो देख रहा है उसका वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू आर निकालो और उसको उल्टा करके वहां चिपका दो। अब आपके पास टोटल वी परपेंडिकुलर आ गया है, दोनों का सम, तो कितना आएगा ओमेगा, बताओ? 10 sin 37 प्लस 30 sin 53 डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है? 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक और केस समझाते हैं तो आ ही जाएगा। अब बताना मुझे डायरेक्शन के साथ ओमेगा 2 1 क्या आएगा, निकालो। डिटरमाइन ओमेगा ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ये जो कंसेप्ट है ये आरबीडी में भी काम आएगा आपके, क्योंकि आरबीडी मुझे ही पढ़ाना है आपको, इसलिए अभी समझा रहा हूँ सब चीजें। अभी एक और बैच है उसमें मैं ये सब नहीं समझाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि आरबीडी मुझे नहीं पढ़ाना, आप पे आरबीडी तक टीचर कोई और होगा। सर -18 नेगेटिव 18 नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या आंसर बता रहे हो बेटा? यस सर। यस कौन से सर। वाले क्वेश्चन का? इस वाले क्वेश्चन का? यस सर। ठीक है, देखो सबसे पहले कंपोनेंट लो परपेंडिकुलर, कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, इनकी वैल्यूज बताओ कितनी कितनी आ रही है। 10 sin 37 कितना होगा? 8 sin 37 कितना होगा? 8 होगा। sin 37 कितना होता है? 3/5 होता है ना? 6 आएगा सर। 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 30 इंटू 4/5 हो जाएगा, है ना? सर कितना आ जाएगा ये? 24। अब देखो अपने को तो 1 के रेस्पेक्ट में निकालना है ना, तो 1 को तो चुपचाप कर दो। 2 के पास जो एक वेलोसिटी इस तरफ है 6, इस वेलोसिटी को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो इधर नीचे, इधर लगा दो चॉइस, लगा दिया क्या चॉइस? अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही है?
18 आ रही है ना 1 के रेस्पेक्ट में, तो किस तरफ घूम रहा है ये, कि ऐसे। ओमेगा कितना आएगा 18 डिवाइडेड बाई 1, 18 रेडियन पर सेकेंड। आगे सबको समझ में? क्या करना है आपको, जिस पार्टिकल को देखना है उन दोनों की वेलोसिटी परपेंडिकुलर निकालो, जो देखने वाला है उसकी वेलोसिटी उल्टा करके चिपका दो, आपको क्या मिल जाएगा ओमेगा। बोलिए खड़े हो जाओ, कौन से साइन की बात हो रही है? ओमेगा आ गया ना आपके पास, इसका डायरेक्शन बोलो क्या है, क्लॉकवाइज इनवर्ड, बस ये बोलो। क्या बोलोगे आप इसका, ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, इनवर्ड है इसका ओमेगा। अब बताओ कौन सा साइन चाहिए आपको, साइन मैं समझ नहीं। अच्छा आप काइनेमेटिक्स के साइन में पहुंच गया क्या? नहीं, वो साइन नहीं लगाना आपको। काइनेमेटिक्स का साइन केवल काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए था, बस। जो आपने वहां पे इक्वेशन सॉल्व कर ली उसके लिए था। फिलहाल आपको ओमेगा निकालना आ गया। बोलिए, आपको याद है मैंने आपको एक सैटेलाइट वाला क्वेश्चन करवाया था और आपको बताया था कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पर ओमेगा 2 of 1 ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको। यस सर। 2 सैटेलाइट बना के अलग अलग दोनों के ओमेगा थे, और मैंने आपसे पूछा था कि बताओ इस सैटेलाइट का ओमेगा दूसरे के रेस्पेक्ट में। शायद आपको याद आ रहा हो ऐसा क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर। यहाँ एक सैटेलाइट थी, यहाँ एक सैटेलाइट थी, मैंने दोनों में से एक का ओमेगा दिया था, दोनों के रेडियस दिए थे, आपने ओमेगा के रेशियो से दूसरे का ओमेगा निकाला था। अभी छोड़ो, ओमेगा सब दे रखा है, इसका भी ओमेगा दे रखा है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, इसका ओमेगा ओमेगा 1 है, इसका ओमेगा ओमेगा 2 है। ऐसा कुछ याद आ रहा है कि आपको? फिर मैंने Yes, आपसे sir. या शायद वेलोसिटी दे रखी थी v1 v2, शायद वेलोसिटी दी थी आपको मैंने, है ना? मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, आप याद करो। आपसे मैंने पूछा था ओमेगा 2 विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा 1, याद आ रहा है क्या? उस समय मैंने आपसे कहा था कि अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आप तो बता सकते हो ना, समझ में आ गया ना आपको? इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? R2 minus R1. ये 2 है, ये 1 है। बताओ ओमेगा 2 1 कैसे निकालेंगे? अब जितना समझ में आया कर दो फटाफट। V2 minus V1 upon R2 minus R1. है ना? पहले रिलेटिव निकालोगे, इस परपेंडिकुलर वेलोसिटीज दे रखी है ऑलरेडी, तो v2 माइनस v1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना है, r2 माइनस r। है समझ में? ये मैंने आपसे उस दिन कहा था कि अभी आप ज़्यादा जानते नहीं हो, लेकिन ऐसा होता है, मान लो। तब तो समझ में आ गया होगा आपको कि ओमेगा कैसे निकालते किसी एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में। हमें वेलोसिटीज निकालनी पड़ती है। आप जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, चलो एक क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स का भी करवाया गया था, याद आ रहा है? ऑप्टिक्स का एक सवाल ओमेगा पे, तब भी मैंने आपको ये ओमेगा का कंसेप्ट बताया था। ऑप्टिक्स बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा आपको? शेडो वेडो? यस सर। यस सर। एक सवाल करवाया था। चलो आज ऑप्टिक्स का क्वेश्चन छोड़ो, अपन तो दूसरा कर लेते हैं। ये लो एक टॉर्च है, एक टॉर्च, ये एक टॉर्च। ऑप्टिक्स का कुछ सवाल नहीं करवा रहा। टॉर्च है, उससे लाइट आती है ऐसे, सीधी आती है लाइट ऐसे। अब ये टॉर्च घूम रही है आपकी ओमेगा से, ठीक है? ओमेगा आपको दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड। आपसे ये बोला जा रहा है कि एक ऐसा समय आएगा जब ये टॉर्च कितना घूम गई होगी, लेट से 37 डिग्री से घूम गई होगी। उस समय आपको बताना है कि जो स्पॉट यहाँ बनेगा, ब्राइट स्पॉट, आपको बता दूं ये ब्राइट स्पॉट लगाता ऊपर जा रहा है, पहले यहाँ था, थोड़ा घूमेगी ना टॉर्च आपकी, थोड़ा सा भी घूमेगी, मान लो यहाँ आ गई टॉर्च, ये स्पॉट यहाँ आ जाएगा, और टॉर्च और घूमेगी तो ये स्पॉट घूमता घूमता यहाँ पहुंच जाएगा। तो आपको इस ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी निकालनी है, कितनी वेलोसिटी होगी ब्राइट स्पॉट की जब ये एंगल कितना हो गया होगा 37 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ ब्राइट स्पॉट, ये दूरी आपको दे रखी है 1 मीटर। Determine the velocity of bright spot. Determine the velocity of bright spot. Determine the velocity of bright spot. जो bright spot है आपको उसकी velocity निकालनी है। Determine the velocity of bright spot. Determine the velocity of bright spot. Determine the velocity of bright spot when torch has rotated by 37 degree. When torch has rotated
बाई 37 डिग्री। जब आपकी ये टॉर्च 37 डिग्री से रोटेट कर चुकी होगी तब आपको मालूम करना है कि ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी कितनी है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ब्राइट स्पॉट till torch has rotated by 37 degree. आंसर बता रहे हो? वेरी गुड। देखो भाई, हम मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दिख ही रहा होगा आपको बजाता हुआ, तो इसकी वेलोसिटी इसके अलोंग होगी। अब हमको मालूम है कि कितना, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, टॉर्च की लाइन नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है? अगर टॉर्च घूम रही है तो ये लाइन भी घूम रही है, तो कितने से घूम रही है? 10 से, राइट। इस ब्राइट स्पॉट का आपको ओमेगा पता है? इसके रेस्पेक्ट नहीं लग रहा आपको? इस लाइन का ओमेगा मतलब क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर लगातार घूम तो रहा है, और कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है? 10 से। ये एंगुलर वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे? v का एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस तरफ, और ओमेगा कितना हो जाएगा? ये r निकालो, कितना आएगा? ये 1 है, ये आएगा 1 बाई cos 37 आएगा क्या? अच्छा, v परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? ये एंगल 37 है तो ये 53 होगा, तो ये भी 37 होगा, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा v cos 37। ओमेगा तो दे रखा है, v cos 37 डिवाइडेड बाई r की जगह 1 बाई cos 37। सॉल्व कर लो, आपको v मिल जाएगा 10 बाई cos स्क्वायर 37। आया समझ में कुछ? अब याद आया आपको ऑप्टिक्स का सवाल? हाँ, किस रेट से ऊपर जा रहा है? कौन? चमक की बात कौन कर रहा है अभी? चमक की बात कोई नहीं कर रहा। अगर क्वेश्चन आ जाए चमक का तो फिर तो बहुत सारे इश्यू होंगे। पहला इश्यू तो ये होगा कि क्या आप ये मान के चल रहे हो कि ब्राइट स्पॉट का एरिया लगातार सेम है? अगर आप ये मान रहे हो कि एरिया लगातार सेम है तब तो केवल दूरी का फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी 1/r² के। अच्छा, 1/r² भी नहीं बोल सकते, अगर ये लेजर बीम है तो इंटेंसिटी दूरी पे डिपेंड ही नहीं करती, तो सेम ही रहेगी। वो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, वैसा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन केवल किस चीज का है? ब्राइट स्पॉट दौड़ रहा है, आप उसका बताओ। ये समझ में आया क्या? मान लो ये छत पे कहानी होती है, सेम क्वेश्चन आपसे बोलते हैं कि छत पे हो रहा है, कर लेते। ये लाइट यहां से आ रही है, ये घूम रहा है 4 रेडियन पर सेकंड से, ये छत। आपको बताना है कि ये जो स्पॉट दिख रहा है आपको, इसकी स्पीड कितनी होगी? कब निकालनी है इसकी स्पीड? जब ये एंगल आपको पता है कितना है, ये एंगल है 37 डिग्री, तब निकालनी है आपको। और छत और इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है 2 मीटर। क्या निकाल सकते हो आप ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी? 1 मिनट या 2 मिनट में आंसर चाहिए, करो। ओनली इन 2 मिनट्स। किस समय निकालना है? जब एंगल कितना है? 37 डिग्री, तब आपको उस ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी निकालनी है। 8, एक आंसर आ चुका बच्चों, 8 sin 37। देखो बच्चों, हम सबको पता है कि जब मिरर रोटेट करता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट उसके डबल से रोटेट करती है, ठीक है? तो सबसे पहले तो 4 का 8 हो गया। इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, उसका एक कंपोनेंट इस तरफ लेना पड़ेगा। ये 37 होगा तो ये 53 होगा, ये 37 आ जाएगा, ये 53 हो जाएगा। चेक करो ये आ रहा है क्या? आ रहा है ना? तो ये जो आपका वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट कितना आएगा? v cos 53 आएगा। चेक करो भाई, ये 37, तो ये 53, तो ये 37 और ये 53, v cos 53 हो गया। ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये आपका पूरा 2 है, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से 2 अपॉन sin 37। अब बताओ ओमेगा किसके बराबर होगा? v परपेंडिकुलर जो कि आपके पास है v cos 53 और ये आपके पास है 2 अपॉन sin 37, तो v कितना आ जाएगा? 8 इंटू 2 अपॉन sin 37 अपॉन cos 53। चला चेक करो कितना आ रहा है।
सर 8 आ रहा है। 8 आ रहा है क्या? 8 आ रहा है क्या? बताओ फटाफट। यस सर। ठीक है, 8 आ रहा है आंसर। सबको समझ में आ गया? आपको याद आया? सेम क्वेश्चन हमने यही तो क्वेश्चन किया था हमने ऑप्टिक्स में। आज उसको अलग तरीके से किया है। हालांकि मुझे याद है मैंने उस दिन भी शायद आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया होगा, वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आर। सर शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बताया ऐसे होगा बताया था सर। है ना। तो पर आज वापस से आपको याद दिला दिया वो पूरी कहानी कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया था। और आज के बाद जब भी ऐसे सवाल आएंगे आपके पास, आपको यही फंडे लगाने जो आपको दिख रहे हैं। आगे बढ़े। बच्चों जब सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। उसका पोजीशन वेक्टर है ना, हम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर देखते हैं कि वो कैसे अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है। लग रहा है आपको? पार्टिकल जब ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो उसका ओरिएंटेशन भी तो चेंज हो रहा है लगातार। देखो तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा ऑफ पार्टिकल हमेशा कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में होगा? सेंटर के रेस्पेक्ट। देख लो आप, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन if only it is written that particle has angular velocity of 4 radian per second, in circular motion if only it is written that particle has angular velocity of 4 radian per second, देखो थोड़ा समझाता हूं मैं। नॉर्मली तो क्या होता है, ओमेगा हमेशा बताया जाता है किसके रेस्पेक्ट में, लेकिन सर्कुलर मोशन में एग्जामिनर नहीं बोलता किसके रेस्पेक्ट में, वो अंडरस्टूड होता है किसके रेस्पेक्ट में होगा? सेंटर के रेस्पेक्ट। मैं आपको ये कह रहा हूं। तो मान लो पार्टिकल का वेलोसिटी ये है और ये रेडियस है। आप बताओ ओमेगा कितना होगा इसका? क्या ये भी परपेंडिकुलर है? ये है 1 आपका, ये है 2। 2 का 1 के रेस्पेक्ट में निकालना है ना, तो ये वेलोसिटी के आर के परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना? तो ओमेगा कितना हो जाएगा? v बाई आर। सबको समझ में आ गया ओमेगा क्या होता है? v बाई आर होता है। कोई डाउट किसी को इसमें? सबको क्लियर है? अभी तक तो आप बोल रहे थे वी परपेंडिकुलर, यहाँ क्यों नहीं बोल रहे ऐसा? आप बताओ। अभी तक हम लगातार ओमेगा का फॉर्मूला वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आर कह रहे थे, तो यहाँ हमने वी परपेंडिकुलर कैसे निकाला? ऑलरेडी आपको ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर दिख रही है, ऑलरेडी आपको परपेंडिकुलर नहीं लग रही? बस आगे समझ में। इस तरह से हमने कहा कि ओमेगा कितना होगा? वी बाई आर। क्या आप सबको ये समझ में आ रहा है कि ओमेगा को वी बाई आर हमने कैसे कहा? कैसे कहा? क्योंकि ये ऑलरेडी वी परपेंडिकुलर ही है जो आपको दिख रहा है इस समय। ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तब भी उसका ओमेगा क्या होगा? वी बाई आर। तो अगर आपका वी कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। देखिए आप, इफ पार्टिकल इज मूविंग with constant speed on a circle, if particle is moving with constant speed on a circle, then its omega remain constant. Its omega yani angular velocity remain constant. Such motion is known as uniform circular motion. जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना बच्चों, तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों ओमेगा और वी में एक रिलेशन और लिख सकते हैं हम। ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ये रिलेशन देखो आप, ये वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख दिया आपको समझाते हैं। मान लो ये एक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है आपके सामने, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये रहा ओमेगा, ये रहा आपका, ये रहा आपका आर वेक्टर, और ये रहा पार्टिकल है आर वेक्टर। ये रहा ओमेगा वेक्टर, किधर होगा? इस तरफ नहीं है, ओमेगा वेक्टर तो ऐसे होता है। किधर होगा ओमेगा वेक्टर? बाहर की तरफ। याद रखना, अगर मैंने डायरेक्शन ऐसा दिखाया मतलब ओमेगा वेक्टर है किधर? बाहर की तरफ। अब आप ही बताओ, ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पर है? अभी ओमेगा वेक्टर है ना, और आर वेक्टर हो रहा, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ओमेगा आर। तो चलो ये तो मालूम पड़ गया आपको कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, वो यहाँ से सेटिस्फाई होता है। व्हाट अबाउट डायरेक्शन?
ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन वी वेक्टर की तरफ आना चाहिए। चेक करो यहाँ पर ओमेगा क्रॉस आर किधर आएगा, ये रहा आपका ओमेगा, पूरा आर वेक्टर, घुमा ओमेगा को आर वेक्टर की तरफ घुमाया आपने, किधर आया आपका, इधर आया कि नहीं, और आपको पता है यही होती है वेलोसिटी, राइट। तो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये सिर्फ आपको ओमेगा क्रॉस आर का ओमेगा आर नहीं दे रहा है, ये आपको डायरेक्शन भी दे रहा है वेलोसिटी का। ओमेगा वेक्टर किधर है, खड़े हो जाओ तुम, किधर है ओमेगा वेक्टर, तो ओमेगा को आर की तरफ घुमाओ ना तुम अपने हाथों से, तुम्हारे सामने घुमा रहा हूँ, ओमेगा बाहर की तरफ है, बाहर से आर की तरफ घुमा रहा हूँ, देखो समझ गया, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मान तो लो ऐसा होता है, नहीं हाथ घूम रहा कोई बात नहीं, मान लो कोई भी काम चल जाएगा आपका। वी वेक्टर होता है ओमेगा क्रॉस आर, इसमें ध्यान रखना है वी वेक्टर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा हमेशा, ओमेगा वेक्टर भी आर परपेंडिकुलर के आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एंड ओमेगा वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। ये तीनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। देखो आप देख लो ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। एक क्वेश्चन लो आप, ओमेगा आपको दे रखा है 4k कैप, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसकी वेलोसिटी किसी एक जगह पे, क्या हो गया इसको एकदम से बंद हो गई, ये तो 3x i कैप प्लस 4j कैप दे रखी है। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो a particle is moving a particle is moving on circular, its omega is 4k कैप, कांस्टेंट ओमेगा है, ओमेगा लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन आप जानते हो वी वेक्टर कांस्टेंट नहीं होता। देखो आप अभी वी वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ, थोड़ी देर बाद किस तरफ होगा, इस तरफ, फिर किधर होगा, इस तरफ। तो किसी भी x पोजीशन पे आपका ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो आप देखो, ये आपको दे रखा है, अब क्वेश्चन क्या वो लिखो, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट ओमेगा, लिख लिया आपने, at any moment at a particular point velocity vector is 3x I cap plus 4j cap. Determine this unknown x. ये x कोऑर्डिनेट नहीं है बच्चों, ये x एक unknown है, आपको x निकालना है। Determine this unknown x and also determine the radius of circle. Determine this unknown x and also determine the radius of circle. A particle is moving on circular path with uniform omega at any moment, at any place, at a particular place, at any moment, at a particular place. Velocity vector is 3x I cap plus 4j cap. Determine this unknown x. Determine this unknown x and also determine the radius of circle. Also determine the radius of circle. निकालिए, आपको रेडियस ऑफ सर्कल भी निकालना है और साथ ही साथ आपको मालूम करना है कि ये x कितना होगा। क्या करोगे निकालने के लिए, आप बोलोगे सर क्या कर सकते हैं हम, इधर देखो इनमें से कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये दो वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे ना तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करो, आपको x मिल जाएगा। जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी आई कैप लिख दो क्या, सही है, तो बिल्कुल सही। डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, तो कुछ हो ही नहीं सकता है इसमें, चेंज करते हैं इसको भी, 4i कैप प्लस 2k कैप या j कैप लेते हैं, 4i कैप माइनस 2j कैप, ये ले लिया मैंने। अब आ सकता है कुछ, करो करो, एक काम करो, थोड़ा और इसको 3D में ले जाते हैं अपन। ये सर्कुलर मोशन किस में हो रहा है, एक 3D वाले प्लेन। तो एक और चीज कर लेते हैं अपन, 2k कैप, और इसमें भी लिख लेते हैं k कैप। अब करो, पार्टिकल xy प्लेन में नहीं घूम रहा, yz में नहीं घूम रहा, zx में नहीं घूम रहा, कहाँ घूम रहा है, किसी एक प्लेन में घूम रहा है जो कि एक 3 डायमेंशनल प्लेन है। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है वो ऐसा प्लेन हो।
ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई हो, ये जेड हो, और वो कुछ ऐसा प्लेन में घूम रहा है। देख रहे हो ना आप, तिरछा प्लेन बनाया मैंने आपके सामने, ये एक सर्कुलर मोशन है। तो इस बार v और ओमेगा दोनों आपके पास है। बताओ क्या आ रहा है? x 1/2. 1/2 आ रहा है, तो x आ गया 1/2। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। तो v का मॉड निकालना। क्या होता है v का मॉड? ओमेगा r होता है। v इज इक्वल टू होता है ओमेगा r। v कितना है? v कितना है? आप बोलोगे सर 9x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4। और ओमेगा कितना है? आप बोलोगे 16 प्लस 4 प्लस 1 आ गया r। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ओमेगा और r दोनों दे दे और आपसे पूछ ले कि v कितना होगा। आप सीधा ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकालना, r का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ओमेगा क्रॉस r आएगा तो ओमेगा r ही, क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। कहाँ लिखा हुआ एंगल 90 डिग्री होता है? हमको मालूम है कि ओमेगा और r के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, इसको डाउट ही नहीं है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी जो आएगी आपके सामने वो है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। लिखिए आप, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा भी कहते हैं। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखो, अल्फा इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, इसका मतलब देयर इज अल्फा। तो अल्फा इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अल्फा बोलते हैं। बस ये बात है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना समझ पाओ। आप ये भी जानते हो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आप बोलोगे सर वो dv अपॉन dt होता है। जानते हो? जानते हो। v क्या होता है? आप बोलोगे सर वो तो ओमेगा r होता है। और सर्कुलर मोशन के दौरान ये r क्या रहता है? वैल्यू वाइज कांस्टेंट, तो r तो बाहर आ जाएगा। यानी आप क्या करोगे? डी ओमेगा बाई डी टी। एंड व्हाट इज डी ओमेगा डी टी? अल्फा। इसका मतलब आपको ये मालूम पड़ गया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा पे डिपेंड करता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आज के बाद एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास, क्या है वो? अल्फा। और इसका भी आप वेक्टोरियल फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या? बताएंगे आपको थोड़ी देर में। या तो समझ में आ गया आपको? ठीक है। व्हाट अबाउट एक और एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ, जानते हो? बता दीजिए उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर, वेक्टोरियल बता दीजिए सर इसको। an का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई r। v होता है ओमेगा r, होता है ना? तो an कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r। सर्कुलर मोशन के दौरान आपका an सिर्फ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं होता है, उसकी एक खास बात और होती है। जब पार्टिकल यहाँ आ जाता है तो वो इधर होता है, जब पार्टिकल यहाँ होता है तो वो इस तरफ होता है, जब पार्टिकल यहाँ होता है तो वो इस तरफ होता है। क्या खास बात है इसकी? आपको नहीं लगता कि ये हमेशा सेंटर की तरफ है? यस सर। है ना? वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर ये है ही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसका जो तीर है वो ऐसा लग रहा है कि सेंटर को मारने जा रहा है? हमेशा सेंटर की तरफ। आप देख सकते हैं ये सेंटर की तरफ है, इसलिए इसका एक और नाम पड़ता है रेडियल एक्सेलरेशन। और सबसे पॉपुलर नाम जो सर्कुलर मोशन में इसका होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सबसे पॉपुलर नाम है इसका, सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ है, रेडियल जो रेडियस के अलोंग है, नॉर्मल जो वेलोसिटी के नॉर्मल है। तो नामकरण कैसे पड़ता है? जैसा वो होता है वैसा पड़ता है। समझ गए? है ना? जैसे गोलगप्पे की गली, तो गोलगप्पे की गली का नाम ये क्यों पड़ा? क्योंकि वहां गोलगप्पे खूब मिलते होंगे। पताशे की गली, पताशे खूब मिलते होंगे वहां पे, ऐसे नाम नहीं पड़ जाता गली का। तो वैसे ही नाम पड़ा है इसका। तीन नाम पड़े इसके, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियस के अलोंग तो रेडियस एक्सेलरेशन। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी वेक्टर फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अल्फा आपको निकालने के लिए समझ में आ गया ना? ओमेगा चाहिएगा। बिना ओमेगा के डिफरेंशिएट करें आप क्या नहीं निकाल सकते? अल्फा ही निकाल सकते हैं। ठीक है,
an का वेक्टर फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ये लिख लो आप। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्मूले है, ये वेक्टर फॉर्मूले तब लगाने पड़ेंगे जब सब वेक्टर दे रखा होगा। अगर आपको अल्फा कांस्टेंट दे रखा है तो आप यहाँ पे भी ऐसी इक्वेशन लिख सकते हो जैसे आप काइनेमेटिक्स में लिखते थे। ये देखो, ये इक्वेशन कैसे आई होगी, समझ में आ रहा है कुछ? कैसे आई होगी इक्वेशन? अल्फा को आपने लिखा होगा डी ओमेगा बाई डी टी, फिर डी ओमेगा को लिखा होगा अल्फा डी टी, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट किया होगा 0 से t, इनिशियल ओमेगा से फाइनल ओमेगा लिखा होगा, और सॉल्व करने पर आपको मिला होगा ये फॉर्मूला जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। आपको अगर थोड़ा बहुत भी काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले याद है ना तो वही फॉर्मूले लगते हैं इसमें सारे। जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा t टाइम बाद, बताओ। ये हो गया। मान लो कोई आपसे पूछे ये दो इक्वेशन के अलावा और कौन सी इक्वेशन होती थी? समझ गए? इनकी जरूरत पड़ सकती है आपको कभी कभी किसी किसी सवाल में। वैसे आरबीडी के अंदर ज्यादा चांस है कि आपसे इनसे सवाल पूछे जाए। डिस्क को घुमा देंगे, आरबीडी में पूछेंगे आपसे, डिस्क को घुमा दिया, बताओ डिस्क का ओमेगा अभी इतना है, 10 सेकंड बाद कितना ओमेगा होगा, अल्फा आपको दे देंगे, वहां पर काम आएगा। सर्कुलर मोशन में बहुत कम चांस है कि आपको इस इक्वेशन का यूज करना पड़े, पर अगर करना पड़ जाए तो आना चाहिए अपने को कि कैसे करना है। सबको समझ में आ गया? ठीक है, बाकी बात अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।